स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज पढ़ेंगे पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक उच्च न्यायालय के बारे में। जो राज्य में उच्च न्यायालय होते हैं इनके बारे में आज कवर करेंगे। तो इससे पहले जितने भी पॉलिटी के टॉपिक थे टॉपिक नंबर 24 तक उन सभी को कवर कराया जा चुका है। यदि आपने इन सभी के बारे में नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ाया जा चुका है, तो आप लोग जाकर पहले इसे देख ले, क्योंकि जो हाई कोर्ट है यह लगभग इन्हीं के समान होती है। जो सुप्रीम कोर्ट है यह केंद्र में होती है जो कि सबसे प्रमुख न्यायालय है, और जो हाई कोर्ट है तो यह राज्य के लिए होती है जो कि राज्यों का सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो आज हाई कोर्ट के बारे में अच्छी तरह से कवर करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत का न्यायपालिका देख लेते हैं पहले। जो भारत का न्यायपालिका है यह किस प्रकार है। तो भारत में न्यायिक व्यवस्था एकहरी और एकीकृत है। यहाँ पे जो न्यायपालिका है यह एकीकृत है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय आते हैं यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे उच्च न्यायालय जो कि राज्यों में होते हैं, जिसे हाई कोर्ट के नाम से जाना आता है। उससे नीचे जिला न्यायालय जो कि प्रत्येक जिला में होती है, और उससे नीचे अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। ठीक है ना, फिगर में भी देख सकते हैं कि सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय, इससे ऊपर जिला न्यायालय, उससे ऊपर उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर आते हैं सर्वोच्च न्यायालय। मान के चलिए किसी प्रकार की न्याय हम लोग को चाहिए तो सबसे पहले हम जाएंगे अधीनस्थ न्यायालय में, उसके बाद जाएंगे जिला न्यायालय। अगर यहाँ भी सुनवाई नहीं हो पाती तो जाएंगे उच्च न्यायालय, और यहाँ भी सुनवाई अगर नहीं हो पाई तब हम जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय में। सीधे हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसके लिए एक ही कंडीशन है, यदि हम लोग के जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं इनका हनन हो तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, परंतु किसी भी मामले में हम सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। पहले अधीनस्थ न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसलिए जो हमारा न्यायपालिका है यह एकहरी और एकीकृत है। तो चलिए उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। भारत का उच्च न्यायालय जो कि राज्यों के लिए प्रमुख न्यायालय होते हैं। उच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 214 से 231 तक वर्णित है। जो उच्च न्यायालय है तो इसका वर्णन संविधान के भाग 6 में है और अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक है। तो जितने भी अनुच्छेद हैं इन सभी के बारे में आगे कवर करेंगे। सबसे पहले कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जुलाई 1862 ईस्वी में हुई थी। मोस्ट VVI न जाने कितना बार यह प्रश्न पूछा गया है कि बताइए सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वह था कोलकाता उच्च न्यायालय 1862 ईस्वी में। और इसके ही कुछ दिन बाद 1862 ईस्वी में ही मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की भी स्थापना हुई थी। ठीक है ना, तो आपको इन तीनों उच्च न्यायालय को ध्यान में रखना है। कोलकाता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय, इन तीनों की स्थापना सन 1862 ईस्वी में हुई थी। और न जाने कितना बार ही यह प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं जितने भी अनुच्छेद हैं इन सभी के बारे में। अनुच्छेद 214, इसमें कहा गया है प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। जो अनुच्छेद 214 है तो इसमें यही कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय स्थित है। जो उच्च न्यायालय है तो इसकी संख्या वर्तमान में 25 है, परंतु वर्तमान में जो राज्य है इसकी संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। ठीक है ना, तो संविधान बनते समय यह निर्धारित किया गया था कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु वर्तमान में जो राज्य है यह काफ़ी बढ़ चुकी है, और इसके साथ जो केंद्र शासित प्रदेश है यह भी बढ़ चुकी है। ठीक है ना, वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकती है। जो अनुच्छेद 231 है तो इसमें यही कहा गया है कि जो राज्य है तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। पहले यह नहीं था, परंतु बाद में संविधान संशोधन कर अनुच्छेद 231 के जरिए यह जोड़ दिया गया। ठीक है ना, कि 2 राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं जो संयुक्त उच्च न्यायालय है इनके बारे में, कि संयुक्त उच्च न्यायालय में कौन कौन से राज्य आते हैं।
संयुक्त उच्च न्यायालय देख लेते हैं, जो भी संयुक्त उच्च न्यायालय है उनके बारे में, और उनमें जो जो राज्य आते हैं या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं उन सभी को। सबसे पहला है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। तो इसमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ आते हैं, ठीक है ना। जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है तो इसमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ आते हैं। दूसरा है मुंबई हाई कोर्ट। मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली और दमन दीव आते हैं। इसके बाद है मद्रास हाई कोर्ट। तो इसके अंतर्गत तमिलनाडु और पुडुचेरी आते हैं। इसके बाद है कोलकाता हाई कोर्ट। तो इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। इसके बाद है केरल हाई कोर्ट। तो इसके अंतर्गत केरल और लक्षद्वीप आते हैं। इसके बाद है गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड आते हैं। और लास्ट है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। तो इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख आते हैं। तो ये सभी थे संयुक्त उच्च न्यायालय, जो कि 2 या 2 से अधिक राज्य इसमें शामिल है। इसे एक बार और देख लेते हैं जिससे आपको क्लास में ही याद हो जाए। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ आते हैं। मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव आते हैं। मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत तमिलनाडु और पुडुचेरी आते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत केरल और लक्षद्वीप आते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड आते हैं। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख आते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी थे संयुक्त उच्च न्यायालय। अब है अनुच्छेद 215, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। यानी कि उच्च न्यायालय के जो निर्णय है इसे रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखना। यानी किसी प्रकार के जो मामला सुनाते हैं उच्च न्यायालय, तो यह जो इसके अधीनस्थ न्यायालय है यानी कि तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यह भी इसी रिकॉर्ड के हिसाब से निर्णय सुनाएंगे। मान के चलिए जो उच्च न्यायालय है यह किसी मामले के लिए 1 वर्ष का सजा सुनाती है, तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यह भी इस मामले के लिए 1 वर्ष का ही सज़ा सुना सकते हैं। वह इस मामले के लिए 2 वर्ष की सज़ा नहीं सुना सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय है इसे अभिलेख न्यायालय, यानी कि इनके निर्णय को रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखना। इसके बाद है अनुच्छेद 216, उच्च न्यायालय का गठन का वर्णन, ठीक है ना। जो अनुच्छेद 216 है तो इसमें उच्च न्यायालय का गठन का वर्णन है। और जो अनुच्छेद 214 है तो इसमें बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होंगे, परंतु कितना न्यायाधीश होंगे इनके बारे में बताया नहीं गया है, ठीक है ना। इसमें बताया गया है कि एक मुख्य न्यायाधीश और कितने भी अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारित राष्ट्रपति करते हैं। जो राष्ट्रपति है यह अन्य न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करेंगे, जो कि उस राज्य के जनसंख्या और मुकदमे के हिसाब से होगी कि उस राज्य की जनसंख्या कितनी है और उसमें मुकदमा कितनी आती है। तो उस हिसाब से जो राष्ट्रपति है यह अन्य न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें अन्य न्यायाधीशों की संख्या के बारे में नहीं बताया गया है, यह सभी राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं। अब है अनुच्छेद 217, इसमें बताया गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता और पद से हटाने की प्रक्रिया। जो उच्च न्यायालय है तो इनके जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति, योग्यता और पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है। देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श पर होगी। जो उच्च न्यायालय है तो इनके जो मुख्य न्यायाधीश है तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है और जो राज्यपाल है इनके परामर्श पर होगी। वही जो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश है तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होगी, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर होगी,
ठीक है ना। जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है तो इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा ही होगी, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श पर होगी। परंतु जो वही उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश है तो इनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्लस राज्यपाल और जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे इनके परामर्श पर होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लिए कि जो मुख्य न्यायाधीश है और जो अन्य न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति किस प्रकार होगी। तो चलिए इनके योग्यता के बारे में देख लेते हैं। अब है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता। सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहले योग्यता यह होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा योग्यता है कि इन दोनों में से किसी एक योग्यता को भी वह पूरे करते हैं तो वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य है। देख लेते हैं। कम से कम 10 वर्षों तक किसी भी न्यायालय में न्यायिक पद यानी कि जज पद पर रह चुके हो। ठीक है ना। यानी कि वह किसी भी न्यायालय में जज पद पर रहे हो कम से कम 10 वर्षों तक, या किसी राज्य के या 2 से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता यानी कि वकालत कर चुके हो। या तो पहला कंडीशन को पूरा कर दे, नहीं तो दूसरा कंडीशन को पूरा कर दे, तब वह न्यायाधीश बनने योग्य हो। कम से कम 10 वर्षों तक वह किसी भी न्यायालय के न्यायिक पद यानी कि जज पद पर रहे हो। दूसरा, किसी राज्य के या 2 से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता यानी कि वकालत कर चुके हो। यहाँ पे दिया गया है कि किसी राज्य के या किसी 2 या 2 से अधिक राज्य के उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत की हो। यहाँ पे कहा गया है कि मान के चलिए वह किसी एक राज्य में 5 वर्षों तक वकालत करते हैं और किसी अन्य उच्च न्यायालय में जो कि 5 वर्ष तक वकालत करते हैं, तो दोनों को मिलाकर 10 वर्ष होती है। तो इस प्रकार वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य है। ठीक है ना। किसी एक न्यायालय या 2 से अधिक न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक वह वकालत करे हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लिए इनके योग्यता के बारे में। पहले तो भारत का नागरिक हो, दूसरा कि इन दोनों में से किसी एक योग्यता को पूरा कर सके। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक पदासीन रहते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे तो यह 65 वर्ष तक अपने पद पर रहा करते थे, परंतु जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है यह 62 वर्ष तक ही अपने पद पर आसीन रह सकते हैं। अब देख लेते हैं न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के बारे में। यह सभी अनुच्छेद 217 के अंतर्गत आते हैं। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रक्रिया के हटाने के जैसा ही है। देख लेते हैं। सबसे पहले कदाचार यानी कि मिसबिहेवियर और अक्षमता यानी कि इनकैपेबिलिटी के आरोप में उन्हें पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। कदाचार यानी कि वह किसी प्रकार से संविधान का उल्लंघन करने लगे, और इनकैपेबिलिटी यानी कि जब वह अपने पद पर सक्षम न रह पाए तो इसके आरोप पर उन्हें पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे तो राज्यसभा चाहे तो लोकसभा में। प्रस्ताव यदि लोकसभा में लाया जाता है तो कम से कम 100 सदस्य का समर्थन होना अनिवार्य है। वही राज्यसभा में यह लाया जाता है तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना अनिवार्य है, तब जाकर यह आगे बढ़ सकेगी। ठीक है ना। जो प्रस्ताव है तो यह कम से कम लोकसभा में आती है तो 100 और राज्यसभा में आती है तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। इसके बाद संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा आरोपों की जांच करवाई जाती है। ठीक है ना। जो इनके सदन के अध्यक्ष होते हैं तो इनके द्वारा आरोपों की जांच करवाई जाती है कि जो इन पर यह आरोप लग रहा है यह सही है या गलत है। तो फिर संसद में चर्चा होती है और चर्चा होने के कम से कम 14 दिन पहले संबंधित न्यायाधीश को सूचित करना आवश्यक है। यानी कि जिन पर यह क्रिया लाई जा रही है उनको 14 दिन पहले जो कि बताना अनिवार्य है। तो जो यह प्रक्रिया है यह पूरी तरह से महाभियोग के जैसा है, परंतु महाभियोग शब्द का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। ठीक है ना। परंतु उसी के जैसा है। इसके बाद दोनों सदनों से यदि 2/3 बहुमत से यह पास हो जाए तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। मान के चलिए लोकसभा और राज्यसभा से यह 2/3 बहुमत से पास होती है, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होगी, तब जाकर न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है।
तो इस प्रकार जो न्यायाधीश है उच्च न्यायालय के, इनको हटाया जा सकता है, जो कि पूरी तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के जैसा है। अब है अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के शपथ का वर्णन। जो उच्च न्यायालय है तो इनके न्यायाधीशों के शपथ का वर्णन 219 में है। तो न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति दिलाएंगे। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है तो इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, परंतु इन्हें शपथ राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति दिलाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे फंसाने के लिए पूछा जा सकता है कि बताइए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, परंतु जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है तो इनको शपथ जो कि राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, परंतु जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है तो इनको शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाते हैं, इनको शपथ राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति दिलाएंगे। ठीक है ना, इनको शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाते हैं बल्कि राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति दिलाएंगे। तो इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें। अब है अनुच्छेद 220। इसमें कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश यानी कि जज के रूप में कार्य किया है वह उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, किंतु वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। जो अनुच्छेद 220 है तो इसमें यही कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया यानी कि जज के रूप में जिस उच्च न्यायालय में कार्य किया वह व्यक्ति उस उच्च न्यायालय में वकालत के रूप में कार्य नहीं कर सकता, परंतु वह दूसरे उच्च न्यायालय में तथा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। ठीक है ना, वह उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता परंतु अन्य उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में वह वकालत कर सकता है। अब है अनुच्छेद 221। देख लेते हैं न्यायाधीशों के वेतन का वर्णन। जो अनुच्छेद 221 है तो इसमें न्यायाधीशों के वेतन का वर्णन है। देख लेते हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। जो हाई कोर्ट है तो इनके न्यायाधीशों का वेतन जो कि राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, परंतु जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश है इनको पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है ना, इनको वेतन तो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, परंतु इन्हें जो पेंशन मिलती है यह भारत के संचित निधि से मिलती है। ऐसा क्यों, देख लेते हैं। मान के चलिए कोई न्यायाधीश है जो कि 3 वर्षों तक जो कि पटना उच्च न्यायालय में कार्य करते हैं और इनके बाद इनका स्थानांतरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हो जाती है और वह 2 वर्षों तक कार्य करते हैं। उनके बाद वह रिटायर हो जाते हैं, तो पेंशन उन्हें किस प्रकार मिलेगी? जो उच्च न्यायालय है पटना के ये बोलेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय देंगे, क्योंकि यहाँ भी तो वह 2 वर्ष तक कार्य किए हैं, और जो इलाहाबाद के उच्च न्यायालय है यह कहेंगे कि पटना उच्च न्यायालय देंगे, क्योंकि पहले तो यह 3 वर्षों तक वहाँ कार्य किए थे। तो इस कंडीशन में मतभेद न हो, इसीलिए इन्हें भारत के संचित निधि से पेंशन दिया जाता है। इन्हें वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, यानी कि जब जहाँ कार्य करेंगे वहाँ उनको वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा, परंतु जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनको पेंशन जो कि पेंशन उन्हें भारत के संचित निधि से दिया जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 प्रति माह होती है। ठीक है ना, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं तो इनका वेतन 2,50,000 पर मंथ होती है। वही जो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश है तो इनको वेतन 2,25,000 होती है पर मंथ। जो सर्वोच्च न्यायालय है तो इनके न्यायाधीशों का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, और जो पेंशन होती है यह भी भारत के संचित निधि से ही दिया जाता है। अनुच्छेद 222 इसमें बताया गया है कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 222 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से स्थानांतरण किया जा सकता है। यानी कि जो कोई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है तो इन्हें दूसरे उच्च न्यायालय में भी स्थानांतरण किया जा सकता है, जो कि राष्ट्रपति और
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही हो सकती है, ठीक है ना। या तो राष्ट्रपति के द्वारा होगी, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही संभव होगी। तो न्यायाधीशों के स्थानांतरण का वर्णन अनुच्छेद 222 में है। इसके बाद है अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। देख लेते हैं जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति के बारे में। यानी कि जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहते हैं उस कंडीशन में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। जो मुख्य न्यायाधीश है तो इनका पद रिक्त होने पर जो राष्ट्रपति है यह उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। परंतु जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के उन्हें ही ज़्यादातर जो कि नियुक्त किया जाता है। तो इसमें एक कहा गया है कि किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में जो कि नियुक्ति कर सकते हैं। यह नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। तो अनुच्छेद 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन है। अब है अनुच्छेद 224 अतिरिक्त एवं कार्यवाहक अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। यदि अन्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहते हैं या उनका पद रिक्त होती है तो किस प्रकार कार्यवाहक अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करके ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो उन्हें 2 वर्षों के लिए उच्चतम न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो इसमें आपको एक ही बात को याद रखना है, मात्र 2 वर्षों के लिए उनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना। जो कि राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करने के बाद जो कि उच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो। तो इसमें आपको एक ही बात को याद रखना है कि जो अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वह मात्र 2 वर्ष की जाती है, ठीक है ना, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा होती है और सर्वोच्च न्यायालय के विमर्श के बाद ही संभव हो पाती है। तो इसमें यही कहा गया है अनुच्छेद 224 में अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। चलिए अब देख लेते हैं उच्च न्यायालय की शक्तियाँ व क्षेत्राधिकार और अधिकारिता इन सभी के बारे में। अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। जो उच्च न्यायालय है इनके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को देख लेते हैं। इसमें यही कहा गया है अनुच्छेद 225 में। तो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण का अधिकार है। जो उच्च न्यायालय है और इनके नीचे जो अधीनस्थ न्यायालय आते हैं उन पर नियंत्रण का अधिकार है। उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय अधिकारिता, तो इसके बारे में तो पीछे पढ़ ही लिए। जो अभिलेखीय न्यायालय है उच्च न्यायालय इनके बारे में, यानी कि उनके निर्णय को रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखना। अपीलीय अधिकारिता, जो उच्च न्यायालय है इनके अपीलीय अधिकारिता को देखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा की आधिकारिक, तो इन सभी के बारे में देख लेते हैं। जो उच्च न्यायालय है इनके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। जो उच्च न्यायालय है तो इन्हें रिट जारी करने का अधिकार 226 के अंतर्गत है। उच्चतम न्यायालय को यानी कि सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन की दशा में है। जो सुप्रीम कोर्ट है तो इन्हें मौलिक अधिकार के हनन होने पर रिट जारी करने का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 32 के जरिए है। तो यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के जरिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, जो कि 5 प्रकार की रिट होती है। तो इसके बारे में अच्छी तरह से मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ाया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में तो रिट जारी कर सकता है और इसके अलावा सामान्य कानूनी अधिकारों में भी रिट जारी कर सकता है। जो उच्च न्यायालय है यह तो मौलिक अधिकार के हनन होने पर रिट जारी करेगा ही, परंतु इन्हें और भी मामले में जो कि रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। इसीलिए ज़्यादातर जो रिट जारी करने का अधिकार है यह सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा उच्च न्यायालय के पास होती है। तो इसी बात को आपको याद रखना है
क्योंकि जो उच्च न्यायालय है इन्हें मौलिक अधिकार के अलावा और भी मामले में रिट जारी करने का अधिकार है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के हनन होने पर रिट जारी करने का अधिकार है। इसके बाद है अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण का अधिकार। जो उच्च न्यायालय से नीचे न्यायालय आते हैं उन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। तो इन पे उच्च न्यायालय के नियंत्रण का अधिकार है। अनुच्छेद 227 इसके अनुसार कुछ न्यायालय को अपने अधीन आने वाले सभी न्यायालय का अधीक्षण करने का अधिकार है, यानी कि जो उच्च न्यायालय है या इससे नीचे आने वाले जो न्यायालय है इनका अधीक्षण कर सकते हैं, यानी कि जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो इसका वर्णन 227 में है। इसके बाद है अनुच्छेद 228 इसके अनुसार अपने राज्य के सत्र न्यायालय में चल रही किसी मामले को अपने पास मंगवा सकता है, यानी कि जो इनसे नीचे न्यायालय है इनमें किसी प्रकार के न्यायिक मामले चल रहे हैं तो इन्हें अपने पास मंगवाने का अधिकार इनको प्राप्त है, जो कि अनुच्छेद 228 के अंतर्गत है। ठीक है ना। 228 के अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्य के सत्र न्यायालय में चल रही किसी भी मामले को अपने पास मंगवा सकते हैं। यह है हमारा लास्ट स्लाइड, देख लेते हैं। अपीलीय अधिकारिता, जो उच्च न्यायालय है इनके अपीलीय अधिकारिता को देख लेते हैं। उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दीवानी तथा फौजदारी दोनों प्रकार के मामले में अपील सुनने का अधिकार है। दीवानी यानी कि पैसे का लेन देन और फौजदारी यानी कि मारपीट झगड़ा फसाद, इन दोनों प्रकार के मामलों में अपील सुनने का अधिकार है। यानी कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, मान के लिए अधीनस्थ न्यायालय में इनको न्याय नहीं मिली तो उस मामले में यह उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, तो उनके अपील सुनने का अधिकार इन्हें प्राप्त है। ठीक है ना। अधीनस्थ न्यायालय के विरोध में इन्हें अपील सुनने का अधिकार है, इसीलिए इन्हें राज्य के सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कहा जाता है। तो अपीलीय अधिकारिता इसमें यही कहा गया है कि उच्च न्यायालय को अपनी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामले में अपील सुनने का अधिकार है। अब है प्रशासकीय क्षेत्राधिकार, देख लेते हैं। उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्ति, पदोन्नति यानी कि प्रमोशन तथा छुट्टियां के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। जो उच्च न्यायालय है तो इन्हें अपने अधीनस्थ न्यायालय जो इनसे नीचे न्यायालय आते हैं तो इनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति यानी कि प्रमोशन तथा छुट्टी के संबंध में नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है ना, जो कि इनका प्रशासकीय क्षेत्राधिकार है। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी क्लास समाप्त होती है। तो चलिए चलते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन ए कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1862 में। क्वेश्चन नंबर 2, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन बी इसकी भी स्थापना 1862 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन बी 215 में यही कहा गया है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। क्वेश्चन नंबर 4, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन डी 231 में है। क्वेश्चन नंबर 5, दादर, नगर हवेली और दमन दीव किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन ए मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि तमिलनाडु और पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 7, लक्षद्वीप किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन सी केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करते हैं? तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाते हैं? तो ऑप्शन ए राज्यपाल।
क्वेश्चन नंबर 10, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किनके सलाह पर की जाती है? तो ऑप्शन सी, इन दोनों के सलाह पर की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के द्वारा, और इनकी नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके सलाह पर की जाती है? तो इनकी नियुक्ति कॉलेजियम के द्वारा की जाती है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा होती है। जो कॉलेजियम है तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं, जो कि एक कमेटी होती है जो न्यायाधीशों के नाम सजेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो ऑप्शन सी, 65 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं, परंतु जो हाई कोर्ट है तो इसमें मात्र 62 वर्ष तक ही अपने पद पर न्यायाधीश रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रस्ताव के लिए राज्यसभा में कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है? तो ऑप्शन बी, 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 14, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किस निधि से दी जाती है? तो ऑप्शन ए, इन्हें राज्य के संचित निधि से वेतन दी जाती है, परंतु इन्हें जो पेंशन होती है यह भारत के संचित निधि से दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन प्रति माह कितना होता है? जो उच्च न्यायालय है तो इनमें अन्य न्यायाधीशों का वेतन जो कि 2,25,000 प्रति माह होता है, और जो प्रमुख न्यायाधीश होते हैं इनका वेतन 2,50,000 होता है। क्वेश्चन नंबर 16, उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य के सबसे बड़ी अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय, जो कि राज्य की सबसे बड़ी न्यायालय है। तो यहाँ पे हमारा क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।